हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, उस टॉपिक का टाइटल है एड्स। AIDS। एड्स एक बहुत ही घातक बीमारी है जो कि एक वायरस के द्वारा होती है और मानव में पाया जाने वाला एक बहुत ही संक्रामक और घातक रोग है। आइए चलते हैं, इसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि AIDS का क्या अर्थ है। ए का अर्थ है एक्वायर्ड, डी का अर्थ है इम्यूनो, आई का अर्थ है इम्यूनो, डी का अर्थ है डेफिशिएंसी और एस का अर्थ है सिंड्रोम। यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसको हम थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। एक्वायर्ड का अर्थ है अर्जित, इम्यूनो या प्रतिरक्षा संबंधी, डेफिशिएंसी यानी अपूर्णता और सिंड्रोम यानी रोग या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं। तो इसमें पहला तो है एक्वायर्ड, यानी ये अर्जित होती है। ये बीमारी ऐसी है जो कि कॉन्जेनिटल या इनबॉर्न नहीं होती है, ये जन्मजात नहीं होती है, बल्कि हमारे जन्म लेने के पश्चात ये हमारे शरीर में वायरस के इंटर करने से हमें एक्वायर होती है या प्राप्त होती है। दूसरा इम्यूनो या प्रतिरक्षा संबंधी, अर्थात ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को जो है प्रभावित करती है। डी यानी डेफिशिएंसी, अर्थात ये हमारे प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसको अपूर्ण करती है, उसे कमजोर करती है, उसे वीक करती है। और सिंड्रोम यानी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या रोग। अब इसका हम देखते हैं कारक क्या है या कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, कौन इस रोग को उत्पन्न करता है। इसका कारक जो है एक विषाणु होता है या वायरस होता है जिसका नाम है HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है इसको पैदा करता है, इसको उत्पन्न करता है, इसको कॉज करता है। आप जानते हैं वायरस जो है बहुत ही छोटे, अति सूक्ष्म जो है जीव और अजीव के बीच के इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं और अत्यंत ही घातक बीमारियां ये मानव में पैदा करते हैं, जिसमें कि कोविड-19 भी एक है, जिसकी महामारी से आजकल संपूर्ण विश्व त्रस्त है। अब आगे चलते हैं कि इसके मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है या ये संचारित कैसे होता है, किन विधियों से ये शरीर के अंदर पहुंचता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, यानी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हम देखते हैं। संचार का माध्यम या संचरण का माध्यम इसको कह सकते हैं। इसके संचरण के 4 माध्यम होते हैं। पहला होता है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा होता है संक्रमित रक्त चढ़ाने से, संक्रमित रक्त चढ़ाना, तीसरा है संक्रमित सुई का प्रयोग, और चौथा है माता से बच्चे को, माता से गर्भस्थ शिशु को। तो 4 इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं: असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाना, संक्रमित सुई का प्रयोग और माता से गर्भस्थ शिशु को। अब इसका जो ये संचरण का माध्यम है ये सिंपली जो है इसके नेचर से जुड़ा है, क्योंकि जो HIV वायरस होता है ये शारीरिक द्रव्यों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं जैसे कि अपना ब्लड और सीमेन यानी वीर्य, इसके द्वारा ये जो है हमारे शरीर में पहुंचता है। तो इसलिए इसके 4 मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है जिनके द्वारा ये हमारे शरीर में पहुंच सकता है। ये छूने से या जो है रोगी के किसी आइटम का, वस्तु का इस्तेमाल करने से नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं कि इसके शरीर में लक्षण क्या पाए जाते हैं।
एड्स के अगर देखा जाए तो एज सच कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि असल में ये स्वयं में कोई लक्षण उत्पन्न नहीं करता है, ये तो मात्र हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है और उसकी वजह से फिर हमारे शरीर में कुछ लक्षण होते हैं पैदा। हमें जो है रिकरेंट इन्फेक्शन होने लगता है, बार बार हमारा शरीर जो है बीमार होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं रोगाणु तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर के पर्यावरण में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे रोगाणु को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, और ये रोग जो है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, और हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने के कारण अनेक प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर में हमला करने लगते हैं, और बॉडी बिकम्स प्रोन टू अटैक्स ऑफ नंबर ऑफ पैथोजेंस, और इस वजह से हमारे शरीर में कुछ लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि बार बार बुखार आना, बार बार बुखार आना, वजन में कमी हो जाना, और कमजोरी, उल्टी दस्त, शरीर में गिल्टियां होना, जो हमारी लसिका ग्रंथि होती हैं वो फूलने लगती है, जो गिल्टी के रूप में हमें दिखाई देती हैं, या न्यूमोनिया हो जाना, निमोनिया का अटैक होना या टीबी का अटैक हो जाना, ये रोग जो है इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के कारण हमारे शरीर में अटैक करने लगते हैं। तो ये इसके जनरल लक्षण हैं, हालांकि कोई इसका स्पेसिफिक लक्षण नहीं है, और इस रोग का पता इसकी जांच के द्वारा ही लग सकता है। अब इसकी जांच कैसे की जाती है? इसकी जांच के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं एलिसा टेस्ट, ELISA, एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इस टेस्ट के द्वारा ब्लड का सैंपल लिया जाता है और फिर इस टेस्ट को अंजाम दिया जाता है, और तब पता लगता है कि वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है। तो ये तो हो गई इसकी टेस्ट की बात। अब आगे चलते हैं इसका बचाव और उपचार। सबसे पहले देखते हैं बचाव, प्रिवेंशन। इसके बचाव जो है वही हैं जो उसके संक्रमण के तरीके के उल्टे होंगे, यानी जिसके संक्रमण के तरीके हैं। पहला तरीका इसका कहता है संक्रमण का असुरक्षित यौन संबंध, तो इसका बचाव का तरीका क्या है? सुरक्षित यौन संबंध। दूसरा इसका संक्रमण का माध्यम था संक्रमित रक्त का प्रयोग, तो यहां पर हम करेंगे असंक्रमित रक्त का प्रयोग। अगर हम असंक्रमित रक्त का प्रयोग करेंगे, सावधानी से रक्त को चढ़ाएंगे, तो फिर इस रोग का इन्फेक्शन नहीं होगा। तीसरा था इसका संक्रमित सुई का प्रयोग, तो यहां पर हम करेंगे असंक्रमित सुई का प्रयोग, यानी इंजेक्शन जो है डिस्पोजेबल होना चाहिए, यूज एंड थ्रो होना चाहिए, सिंगल यूज का होना चाहिए, तो हमें जो है इस रोग की संभावना नहीं होगी। चौथा जो है जो गर्भस्थ शिशु को होता था, तो हम जो है ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो HIV पॉजिटिव माता है वो गर्भवती ना होने पाए। हालांकि हमारे पास जो है ऐसे साधन हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं, अब वैज्ञानिक इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि अगर गर्भस्थ शिशु है HIV पॉजिटिव माँ के पेट में, तो वो HIV पॉजिटिव उसको होने से रोका जा सकता है। ऐसी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये हमारे हो गए बचाव के तरीके। इसके बाद चलते हैं उपचार की ओर। बच्चों, इसका वर्तमान में कोई उपचार नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, ये इनक्यूरेबल डिजीज है। इनक्यूरेबल यानी जिसका उपचार नहीं हो सकता है। हालांकि इसका जो है दवाइयाँ अभी अवेलेबल हैं। इसकी दवाइयाँ कहलाती हैं ART थेरेपी, यानी एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। ART थेरेपी से अर्थ है कि वो दवाइयाँ जो कि एड्स के उपचार से संबंधित है। इसमें जो है जो दवाइयाँ दी जाती हैं वे व्यक्ति की उम्र को तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन व्यक्ति में एड्स को ख़त्म नहीं कर सकती, HIV को ख़त्म नहीं कर सकती हैं। थोड़ा बहुत उसको बूस्ट कर सकती हैं, उसके प्रतिरक्षा तंत्र को, लेकिन पूर्णतः इस वायरस को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इनक्यूरेबल डिजीज़ है और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। हालांकि
मैंने जैसे पहले बताया था कि गर्भस्थ शिशु को HIV होने से रोकने के लिए अब हमारे पास बहुत ही एफिशिएंट दवाई है, जिनका उपयोग करने से अगर माँ को HIV का संक्रमण है तो बच्चे को वो नहीं हो पाता है। अब हम इस HIV जो वायरस है, इस वायरस की जो संरचना पे थोड़ा गौर करते हैं। HIV का जो वायरस होता है ये रचना में तो एकदम गोल होता है। इसके सबसे बाहर जो है एक लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, ये लिपिड मेम्ब्रेन है। और इसके लिपिड मेम्ब्रेन के बाहर जो है ये आल्पिन की तरह की रचनाओं की कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरह के, जो कि विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई है इसके बाहर सतह पे। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है बड़ी विशिष्ट होती हैं और अक्सर ये टूटती रहती हैं, और इस वजह से इस वायरस की पहचान करना बहुत मुश्किल है। इन विशिष्ट प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन जो कि टूटती रहती हैं और नई बनती रहती हैं, इसी वजह से हम अभी तक इस एड्स के खिलाफ जो है वैक्सीन बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसके बाद चलते हैं अंदर की रचना पे। अंदर ये प्रोटीन का खोल होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और इसके अंदर जो सबसे आंतरिक भाग होता है इसमें जो है RNA के 2 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में इसके अंदर DNA नहीं पाया जाता है, इसके अंदर RNA पाया जाता है। RNA पाए जाने की वजह से ही इसको हम कहते हैं रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि जितने भी RNA कंटेनिंग जो वायरसेस होते हैं, RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल जिन वायरसेस के अंदर होता है, उसको हम जिस वायरस की फैमिली में इंक्लूड करते हैं उसको कहते हैं रिट्रोवायरस। तो ये आप याद रखिएगा, रिट्रोवायरस जो है HIV का फैमिली का नाम है। इसके अंदर 2 RNA के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, साथ में जो है यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के ये एंजाइम यहाँ पर इसके RNA से लगे हुए पाए जाते हैं, जो कि इस RNA के द्विगुणन के लिए काम आते हैं जब ये RNA प्रवेश करता है होस्ट सेल में, यानी जिस सेल में इसने अटैक करना है। तो ये तो था HIV की संरचना है। आशा है आपको ये रचना समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि ये HIV जो है कैसे जो है हमारे शरीर को प्रभावित करता है, कैसे ये काम करता है हमारे शरीर को अटैक करने के दौरान। हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र हमारा होता है, उसमें 2 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2 सेल्स पाई जाती हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम लसिकाणु कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, बी लसिकाणु और टी लसिकाणु। टी लसिकाणु में अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे टी सहायक लसिकाणु, टी हाइपर सेंसिटिव लसिकाणु और टी साइटोटॉक्सिक लसिकाणु। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो HIV वायरस होता है, ये HIV वायरस जो है किस लसिकाणु में अटैक करता है? ना तो ये बी लसिकाणु में अटैक करता है और ना जो है ये टी हाइपर सेंसिटिव लसिकाणु में अटैक करता है और ना ये टी साइटोटॉक्सिक लसिकाणु में अटैक करता है। यह अटैक करता है टी सहायक लसिकाणु में, टी हेल्पर सेल्स में ये अटैक करता है। तो इसलिए आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को याद रखना है कि HIV वायरस जो है टी लसिकाणु, जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, उनमें अटैक करता है। ये जब अटैक करता है तो उस समय क्या करता है? सपोज ये टी लसिकाणु सेल है, टी हेल्पर सेल है। अब टी हेल्पर सेल यहां पर ये आपका HIV वायरस है, ये इस कोशिका के अंदर अपना RNA छोड़ देगा, इस कोशिका के अंदर अपना DNA होगा। ये RNA क्या करेगा? इसके DNA के साथ बंध जाएगा, इस DNA के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इससे पहले
ये आरएनए क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा वायरल का जो डीएनए है, वायरल का जो आरएनए है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा यहां पर डीएनए बनाएगा और ये डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इस टी हेल्पर सेल्स के डीएनए से। तो ये वाला डीएनए अब थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें जो है आधा तो वायरल डीएनए आ गया और आधा जो है इसमें टी सेल डीएनए है। अब ये वायरल डीएनए जो है टी सेल डीएनए को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगा, उसकी प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी को हाईजैक कर लेगा और फिर अपनी जैसी वायरस की प्रतिलिपियां इसके अंदर बनाने के लिए उस डीएनए को मजबूर कर देगा। तो इसके अंदर वायरस के कई कण बन जाएंगे, इस टी सेल हेल्पर सेल्स के अंदर अब वायरस के कई कण बन जाएंगे और ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे कि पूरी कोशिका फिर टी हेल्पर सेल्स से भर जाएगी और इसके पश्चात ये टी हेल्पर सेल रप्चर करेगी और सारे ये जो HIV के न्यू पार्टिकल्स हैं ये फिर बाहर निकलेंगे और नई टी हेल्पर सेल्स को फिर अटैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे और इस तरह से ये फैलता चला जाता है। एक टी हेल्पर सेल को प्रोवाइड किया, फिर दूसरी, तीसरी और सारी टी हेल्पर सेल्स जो है समाप्त होती चली जाती है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो है कोलैप्स कर जाता है, कमजोर हो जाता है। वो ऐसा ही हो जाता है जैसे बगैर किसी आर्मी का कोई देश, अगर किसी देश की सीमाएं जो है आर्मी नहीं है किसी देश की सीमा में, तो उस देश की जो है सुरक्षा का क्या अंजाम होगा, क्या उसकी हालत होगी, ये आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर की हालत हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं टी हेल्पर सेल्स के रूप में, वो खत्म होती चली जाती हैं और इस तरह से हमारा शरीर जो है निसहाय हो जाता है और हमारे शरीर में दुनिया भर के रोगाणु अटैक करने लगते हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। मुझे आशा है आपको एड्स से संबंधित मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसके लिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेस्ट ऑफ स्टडीज।